सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 9 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। और बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न आ गया हमारे पास, एक और मेडल आ गया। क्या है प्रश्न? पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो इसका सही उत्तर होगा ब्रॉन्ज मेडल आया हमारे पास। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत को चौथा मेडल मिल गया है। ये ब्रॉन्ज मेडल है। किसने जीता? भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जीता है। और यहाँ पे भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान कौन है? हरमनप्रीत सिंह है। यहाँ पे इन्होंने फाइनल में किसे हराया? स्पेन की टीम को हराया है। और आपको याद हो तो पिछले वाला जो ओलंपिक हुआ था टोक्यो ओलंपिक 2020, उसमें भी भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने ब्रोंज मेडल जीता था। वहां हमने जर्मनी को हराया था। और आप कह सकते हो पूरे ओलंपिक के इतिहास में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने अभी तक टोटल 13 मेडल जीत लिए हैं, जिसमें से 8 गोल्ड है, 1 सिल्वर है और 4 ब्रोंज है। जो पहला गोल्ड हमारी ये हॉकी टीम लेकर के आई थी वो 1928 में जो एम्स्टर्डम ओलंपिक्स हुए थे वहां पे लेकर के आई थी। और फिर उसके बाद लगातार 6 बार के ओलंपिक में हमने गोल्ड जीता था 1956 तक। बाकी 2 गोल्ड, एक तो 1964 के टोक्यो ओलंपिक में और 1980 के मॉस्को ओलंपिक में आए थे। टोटल 8 गोल्ड लेकर के आई है भारतीय पुरुष हॉकी टीम हमारे लिए। और अभी पेरिस ओलंपिक में हमने देखा ब्रोंज आया है। अच्छा, वैसे हमारी हॉकी मेंस टीम के कोच कौन है? कोच का नाम भी याद रखना, क्रेग फुलटन इनका नाम है। साउथ अफ्रीका से हैं ये। इनका नाम पिछली बार एग्जाम में पूछा गया था। क्यों पूछा गया था मैं आपको वो भी बता दूं, क्योंकि पिछले साल हमने देखा था जो एशियन गेम्स 2022 हुए थे ना, 2023 में हुए थे हालांकि, लेकिन उसमें हमारी जो भारतीय पुरुष हॉकी टीम है उसने गोल्ड जीता था। और उसके बाद इनके कोच का नाम किसी एग्जाम में पूछा गया था। और अभी हमने कुछ दिन पहले एक प्रश्न भी पढ़ा था कि हमारे जो हॉकी टीम के प्लेयर हैं PR श्रीजेश, इन्होंने कहा था पेरिस ओलंपिक के बाद ये संन्यास ले लेंगे, रिटायरमेंट की घोषणा इन्होंने कर दी है, तो इनका नाम भी ध्यान में रखना। अच्छा, अब चलो आ जाओ फिर पेरिस ओलंपिक से जो भी आपके प्रश्न बनते हैं अभी डेली करंट अफेयर्स में, जो भी टुकड़ों में हमने पढ़े थे वो सारे एक साथ में आपको रिवाइज कराऊंगा, तो बिल्कुल ध्यान से सुनना। पेरिस ओलंपिक कौन सा ओलंपिक है? समर ओलंपिक है 2024 में। इसका 33rd नंबर का संस्करण है, एडिशन है। 26 जुलाई को शुरू हुए थे, 11 अगस्त तक चलेंगे। शुभंकर मैस्कॉट है ओलंपिक फ्रिज, जो कि फ्रांस की एक पारंपरिक टॉपी है। भारतीय मशाल वाहक अभिनव बिंद्रा है, जो कि एक शूटर है। और भारतीय टीम को स्पॉन्सर कर रहा है अदानी ग्रुप। उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक ये 2 जने हैं, शरद कमल और PV सिंधु। शरद कमल का संबंध टेबल टेनिस से है और PV सिंधु बैडमिंटन प्लेयर है। और समापन समारोह में ध्वजवाहक फ्लैग बियरर मनु भाकर चुनी गई हैं, जो कि एक शूटर है। अभी इनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। और शिफ्ट मिशन बनाए गए गगन नारंग। पेरिस ओलंपिक समिति में जूरी सदस्य बनने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी बिल्किस मीर। बार के पेरिस ओलंपिक में 4 नए गेमों को शामिल किया गया। कौन कौन से? ब्रेकिंग, स्केटबोर्डिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग और सर्फिंग। अगले वाले जो समर ओलंपिक होंगे 4 साल बाद 2028 वाले, वो लॉस एंजल्स अमेरिका में होंगे। साथ में विंटर ओलंपिक्स भी मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि अभी ये प्रश्न हमने करंट अफेयर्स में ही पढ़ा था कि 2030 के विंटर ओलंपिक्स ये फ्रांस में होंगे और 2034 के अमेरिका में होंगे। तो इस तरह से हमने कहा कि पेरिस ओलंपिक में हमारे पास 4 मेडल आ गए। ये चौथा जो अभी मैंने आपको प्रश्न में बताया। इससे पहले के 3 मेडल भी मैं आपको बता दूं, वो तीनों के तीनों ब्रॉन्ज ही है और शूटिंग में आए हैं। पेरिस ओलंपिक में जो पहला पदक वो मनु भाकर लेकर के आई थी 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में, ब्रॉन्ज ही आया था वो भी। और इस तरह से आप कहोगे कि शूटिंग में भारत के लिए ओलंपिक पदक लाने वाली ये पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी थी। और उसके बाद इन्होंने मिक्स्ड इवेंट में भी ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया मनु भाकर ने सरबजोत सिंह के साथ मिलकर के ब्रॉन्ज जीता। और इस तरह से यहाँ पे भी एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न बन गया या हिस्ट्री क्रिएट कर दी हमने कि भारत ने ओलंपिक में पहली बार निशानेबाजी में मिक्स्ड इवेंट में कोई मेडल लाया। और मनु भाकर से भी एक प्रश्न बन जाता है कि एक ही ओलंपिक में 2 पदक लाने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी ये बन गई। और तीसरा जो मेडल आया था वो महाराष्ट्र के निशानेबाज हैं स्वप्निल कुसाले, वो लेकर के आए थे पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 इवेंट में, और ये भी ब्रॉन्ज आया था। तो ये पेरिस ओलंपिक से अभी तक जितने भी प्रश्न आपके बने हैं वो सारे मैंने आपको यहाँ पे एक साथ रिवाइज करा दिए, इनको ध्यान में रखना। हम अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा, वैसे भारत के पास 4 नहीं 5 मेडल हो चुके हैं, क्योंकि अभी लेट नाइट जो जेवलिन थ्रो का जो फाइनल इवेंट हुआ था, तो जेवलिन थ्रो में भाला फेंक में 1 मेडल आ गया है हमारे पास। आप बता सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है, कौन लेकर के आए होंगे? नीरज चोपड़ा। अब बात यह है कौन सा मेडल आया है? सिल्वर मेडल वो लेकर के आए हैं। पाकिस्तान के पास चला गया गोल्ड मेडल। बाकी डिटेल में मैं आपको कल बताऊंगा इसके बारे में सारी बातें।
अभी वीडियो अपलोड करने से पहले ये मेडल आ गया तो मैं आपको बता ही देता हूँ लगे हाथ कि 4 ब्रॉन्ज के साथ 1 सिल्वर हमारे पास आ चुका है। ठीक है, तो अभी अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगला प्रश्न में पूछ रहे हैं अभी हाल में विज्ञान रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर गोविंदराजन पद्मनाभन को। एक्चुअली में अभी भारत सरकार ने राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कारों की घोषणा की है, पहली बार ये पुरस्कार दिए जा रहे हैं, तो बिल्कुल ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा क्योंकि 4 श्रेणियों में ये दिए जा रहे हैं। पहले मैं आपको ये बता दूं कि भारत में अलग अलग संस्थाओं के द्वारा जो अलग अलग पुरस्कार दिए जाते हैं, लगभग 300 से ज़्यादा पुरस्कारों को भारत सरकार ने लास्ट ईयर समाप्त कर दिया और उनके स्थान पे भारत सरकार ने 2023 में राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कारों की स्थापना की थी और अब ये दिए जा रहे हैं। तो ध्यान से सुनना, ये जो पुरस्कार है ये विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार यानी कि साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिए जा रहे हैं, जिसमें जीवन भर की उपलब्धियों के लिए दिया जाने वाला जो पुरस्कार है वो है विज्ञान रत्न पुरस्कार। मैक्सिमम 3 लोगों को आप ये पुरस्कार दे सकते हो, लेकिन इस बार एक ही व्यक्ति को मिला है, तो वो नाम इंपॉर्टेंट हो जाएगा, डॉक्टर गोविंदराजन पद्मनाभन। यही प्रश्न था, यही मैंने आपको पूछा था विज्ञान रत्न पुरस्कार के बारे में, तो इनका नाम याद रखना। ये भारतीय विज्ञान संस्थान के पूर्व डायरेक्टर हैं, उन्हें पद्म विभूषण, पद्मश्री और शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार भी मिल चुका है। और एक पॉइंट और ध्यान रखना कि वे एक बायोकेमिस्ट हैं और बायोकेमिस्ट्री की फील्ड में ही उन्हें ये सम्मान मिला है। दूसरा जो पुरस्कार है वो है विज्ञान श्री पुरस्कार। ये मैक्सिमम 25 लोगों को दिया जा सकता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। इस बार 10 लोगों को ये मिला है, उन 10 लोगों की लिस्ट मैंने आपके सामने लगा दी है। मैं पढ़ के बोलूँगा, कोई मतलब नहीं है, वीडियो लंबा करने वाली बात हो जाएगी, क्योंकि ऊपर वाला केवल एक ही अवॉर्डी था तो मैंने उनका नाम आपको बता दिया। बाकी ये 10 लोग हैं, तो मैंने आपके सामने लिस्ट लगा दी है। PDF भी मैं आपको देता हूँ, तो वो PDF में भी ये सारे नामों की लिस्ट मैं आपको दूंगा, आराम से आप इसको रीड करना। और जो तीसरा पुरस्कार है वो विज्ञान युवा पुरस्कार है। साइंस एंड टेक के क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए युवा वैज्ञानिकों को ये पुरस्कार दिया जाता है। मैक्सिमम ये भी 25 लोगों को दिया जा सकता है, लेकिन इस बार 11 लोगों को मिला है। और चौथा है विज्ञान टीम पुरस्कार। ये भी 3 टीमों को दिया जा सकता है, लेकिन इस बार एक ही टीम को दिया है, चंद्रयान 3 की टीम को। तो आप ये भी ध्यान में रखना। एक तो जो मैंने पहला वाला बताया था आपको विज्ञान रत्न पुरस्कार, ये एक ही व्यक्ति गोविंदराजन पद्मनाभन, तो ये नाम आपको याद करना है। और विज्ञान टीम पुरस्कार चंद्रयान 3 की टीम को मिला है, ये याद रखना है। और अभी 23 अगस्त 2024 को ही जो हम राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाएंगे, उस समय जो हमारी प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू, वो नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में विजेताओं को ये पुरस्कार से सम्मानित करेंगी। अच्छा चलो, 2024 के कुछ अवार्ड्स मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। 10-15 इंपॉर्टेंट अवार्ड रिवाइज कराऊंगा आज, ज़्यादा नहीं कराऊंगा वरना वीडियो लेंदी हो जाएगा, क्योंकि आगे और भी अच्छे अच्छे प्रश्न हैं, वहाँ पे भी हमें टाइम देना है। जैसे कि देखो, सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 मिला था राधिका सेन को। शॉ पुरस्कार, जिसे पूर्व का नोबेल कहते हैं, ये श्रीनिवास आर कुलकर्णी को मिला। साहित्य अकादमी फेलोशिप अवार्ड रस्किन बॉन्ड को मिला। ट्यूरिंग पुरस्कार 2023, जिसे कंप्यूटिंग का नोबेल पुरस्कार कहते हैं, एवी विक्टरसन को मिला। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 जेनी एर्पेनबेक को मिला, जर्मनी की लेखिका हैं। उनके उपन्यास काइरोस के लिए यहाँ पे ट्रांसलेट है माइकल हॉफमैन। ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछा गया था। एक व्हीटली गोल्ड अवार्ड है, जिसे ग्रीन ऑस्कर कहते हैं, 2024 का पूर्णिमा देवी बर्मन को मिला है, ये असम से हैं। 2024 का लच्छू महाराज पुरस्कार पंडित राजेंद्र गंगा नाई को मिला। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024, जिसे ग्रीन नोबेल पुरस्कार कहते हैं, आलोक शुक्ला को मिला, छत्तीसगढ़ से हैं। कीस मानवतावादी पुरस्कार 2021 रतन टाटा जी को मिला और 2023 का बिल गेट्स को। वर्ल्ड प्रेस फोटो 2024 का खिताब जीता मोहम्मद सलीम ने। आर्यभट्ट पुरस्कार पावुलेरी सुब्बा राव को मिला। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 अमिताभ बच्चन को। एबेल पुरस्कार, जिसे गणित का नोबेल पुरस्कार कहते हैं, मिशेल टेलाग्रैंड को। एरास्मस पुरस्कार अमिताभ घोष को मिला और 2024 का प्रित्जकर पुरस्कार रिकेन यामामोटो को मिला। तो यहाँ पे 15 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न अवार्ड से संबंधित मैंने आपको रिवाइज करा, इनको ध्यान में रखना। और ये सारी लिस्ट मैं आपको PDF में दूंगा, जो नए स्टूडेंट है उन्हें बता दूं। ये सब आपको PDF में मिलेगा। PDF का मिलेगा लेकिन टेलीग्राम पे। टेलीग्राम का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां जाकर के क्रिक एग्जाम को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि वीडियो और PDF जब भी अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। बाकी करंट अफेयर्स के रिवीजन वाली क्लास आज आ चुकी है, और जो हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है उसका तीसरा वाला सेट भी
आ चुका है। रिवीजन वाला वीडियो मॉर्निंग में 4 बजे आ गया और जो टेस्ट सीरीज है, जो तीसरा सेट है, वो मॉर्निंग में 7:30 बजे आपको मिल चुका है। बाकी अगर सेशन अच्छा लगे, मेहनत अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करा करें। अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में यार एक बार शेयर ज़रूर कर देना। अगस्त का फर्स्ट वाला जो वीक है 1 से लेकर 7 अगस्त तक, वो वाला पार्ट मैंने कल अपलोड कर दिया था। उम्मीद करूँगा आप लोगों ने देख लिया होगा। बहुत ही बेहतरीन वीडियो बनाया है मैंने आप लोगों के लिए, बिल्कुल भी मिस मत करना। अगर डेली करंट अफेयर्स आप लोग देखते हो तो इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वहाँ पे आपको रिवीजन हो जाएगा। क्विक 7 डेज हम रिवाइज कर रहे हैं उस वीकली वाले पार्ट में। वीडियो सेक्शन में सब मिल जाएगा। प्लेलिस्ट भी मैंने तैयार कर दी है। और आज के इस वीडियो के लाइक का टारगेट रखते हैं 5000 लाइक का। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ये मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से। अभी अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में ट्यूनीशिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो आंसर होगा कामिल मद्दोरी। तो अभी ट्यूनीशिया के जो प्रेसिडेंट है केस सैयद, उन्होंने जो अभी तक प्रधानमंत्री थे अहमद हचानी, उनको हटा करके कामिल मद्दोरी को प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। अब जो पहले वाले प्रधानमंत्री थे अहमद हचानी, उनको क्यों हटाया? तो देश के कई हिस्सों में पानी और बिजली कटौती संकट के कारण बार बार विरोध हो रहा था, इसीलिए उनको हटा दिया और अब नए प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिए। कामिल मद्दोरी इनका नाम है। अब देश पहले देख लेते हैं कौन सा है। ट्यूनीशिया, मैं आपको ले चलता हूँ ट्यूनीशिया। ये रहा मैप में ट्यूनीशिया। कैपिटल ट्यूनिस होती है, करेंसी है ट्यूनीशियन दिनार, और प्रेसिडेंट हमने कहा केस सैयद है और प्रधानमंत्री अब बन गए कामिल मद्दोरी। अच्छा, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, आपको पता है 2024 में इस तरह के जो भी इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स हैं जहाँ पे कई प्रधानमंत्री या प्रेसिडेंट बने हैं, वो सारे मैं आपको रिवाइज कराऊंगा, तो बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। एक तो अभी एस्टोनिया के प्रधानमंत्री बने थे क्रिस्टन मिशेल नाम है। ईरान के प्रेसिडेंट बने मसूद पेजेश्कियान। यूके के प्रधानमंत्री किर स्टारमर बने। नीदरलैंड के प्रधानमंत्री डिक शूफ। साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा। आइसलैंड के राष्ट्रपति हल्ला टॉमस डॉटर। मैक्सिको की पहली राष्ट्रपति क्लाउडिया शेनबाम बनी है। लिथुआनिया के राष्ट्रपति गीतानास नौसैद बने। चाड के प्रधानमंत्री अल्ला माय हलीना। चाड के राष्ट्रपति मोहम्मद इद्रिस डेबी। वियतनाम के राष्ट्रपति टू लैम। क्रोएशिया के प्रधानमंत्री आंद्रेज प्लेंकोविक। स्कॉटलैंड के फर्स्ट मिनिस्टर जॉन स्विनी। पनामा के राष्ट्रपति जॉस राउल मुलिनो। सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग। आइसलैंड के प्रधानमंत्री बनर्जी बेनेडिक्टसन। स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी। मिस्र के तीसरी बार राष्ट्रपति बने अब्दुल फतेह अल सीसी। और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की अभी प्रधानमंत्री बनी थी पहली महिला प्रधानमंत्री जुडिथ सुमिनवा तुलुका। सेनेगल के राष्ट्रपति बासिरो डियोमाय फे। पुर्तगाल के प्रधानमंत्री लुइस मोंटेनेग्रो। आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री साइमन हैरिस। फिलिस्तीन के नए प्रधानमंत्री मोहम्मद मुस्तफ़ा। हंगरी के राष्ट्रपति तामस सुल्यूक। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी। इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट प्रबोवो सुबियांतो। यमन के प्रधानमंत्री अहमद अवद बिन। अल सल्वाडोर के प्रेसिडेंट नयाब बुकेले। कजाकिस्तान के प्रधानमंत्री ओल्जास बेक्टेनोव। फिनलैंड के प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर स्तब। कोमोरोस के प्रेसिडेंट अजाली सोमानी। ग्वाटेमाला के नए प्रेसिडेंट बर्नार्डो एवरेलो। ताइवान के प्रेसिडेंट लाई चिंगते। फ्रांस के सबसे युवा व पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री बने थे गैब्रियल एटल। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के प्रेसिडेंट फेलिक्स त्सेसिकेदी। तो इस तरह से आप देखोगे 2024 में ये सारे इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट को लेकर के हमने पढ़े थे। अलग अलग दिनों में पढ़े, मैंने एक साथ आपको रिवाइज करवा दिए। तो क्रैक एग्जाम चैनल पे अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ते हो तो यही आपको बेनिफिट है। यहाँ पे इतनी बार मैं आपको चीज़ों का रिवीजन करवा देता हूँ कि आधी से ज़्यादा चीज़ें आपको यहीं पे याद हो जाती है। मतलब नया तो मैं आपको पढ़ाता ही हूँ, साथ में पीछे का भी नहीं भूलने देता। लेकिन मेरे अकेले प्रयास करने से कुछ भी नहीं होएगा। आपको चीज़ें तब याद होगी जब आपका प्रयास भी साथ देगा। आपको रेगुलर वीडियो को देखना है और मेरे साथ साथ बोलना है, इतना आपको करना पड़ेगा। रेगुलरिटी बना के रखनी पड़ेगी आपको, ठीक है। अभी अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में चौथा CAVA, इसका मतलब मैं आपको बताऊंगा, महिला वॉलीबॉल नेशंस लीग को किसने जीत लिया है? तो आंसर होगा भारत ने। तो CAVA मतलब सेंट्रल एशियन वॉलीबॉल एसोसिएशन। तो अभी कावा वुमेन्स वॉलीबॉल नेशन लीग, इसका भी 2024 में ये चौथा संस्करण हुआ था। कहाँ पे? नेपाल के कैपिटल काठमांडू में जो दशरथ स्टेडियम है वहाँ पे, और इसको फाइनली जीत लिया है भारत ने। भारत ने दूसरी बार ये खिताब जीता है, मतलब 4 संस्करण में से 2 बार भारत जीत चुका है। अभी भारत ने किसे हराया? नेपाल को। नेपाल में ही हुआ था, नेपाल को हरा दिया। और इसमें जो भारतीय प्लेयर हैं शालिनी
उनको मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया। इसमें 5 देशों ने हिस्सा लिया था, भारत, नेपाल, मालदीव, श्रीलंका और ईरान ने, लेकिन भारत इसको जीत गया है। तो याद रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं कि इसरो ये किस रॉकेट से अपने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 08 इसको लॉन्च करेगा? तो आंसर होगा SSLV D3। इसकी फुल फॉर्म मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आपको पता है इसरो की स्थापना कब होती है? 15 अगस्त 1969 को। और इस बार 15 अगस्त 2024 को इसरो अपना 55वां स्थापना दिवस मना रहा है, और इसी मौके पर इसरो एक अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट 08 को लॉन्च कर रहा है। किस लॉन्च व्हीकल से? SSLV D3। SSLV मतलब स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और D का मतलब हो गया यहाँ पे डेवलपमेंटल। और कहाँ से लॉन्च करेगा? सतीश धवन स्पेस सेंटर, श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश से। ये जो EOS 08 है, याद रखना ये एक रिमोट सेंसिंग माइक्रो सैटेलाइट है, जिसका वजन 175.5 किलोग्राम है, मात्र इतना सा है। तो इसीलिए इसको SSLV लॉन्च व्हीकल से हम लॉन्च कर रहे हैं, क्योंकि स्मॉल सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए एक रॉकेट, एक लॉन्च व्हीकल हमने तैयार किया है। जो छोटे मोटे सैटेलाइट्स होते हैं कम वजन के, उनको ये लॉन्च करता है। अच्छा, यहाँ पे इसी तरह से कुछ मैं आपको सैटेलाइट्स और उनके लॉन्च व्हीकल के बारे में बताता हूँ जो इसरो ने लॉन्च किए थे। जैसे कि NVS-01 सैटेलाइट, इसको GSLV F12 से लॉन्च किया था। और अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट 07, जानुस 01 और आज़ादी सेट 2, इसको SSLV D2 से लॉन्च किया था। अभी जो आज हमने पढ़ा वो SSLV D3 है। ये भारत का सबसे छोटा रॉकेट है। बाकी INS-2B सैटेलाइट, ये भूटान का था, इसको PSLV C54 से लॉन्च किया था। टेलियोस 2 सिंगापुर का सैटेलाइट था, इसको हमने PSLV C55 से लॉन्च किया था। और उसके बाद सिंगापुर का एक और सैटेलाइट था DSSAR, इसको PSLV C56 से लॉन्च किया था। आदित्य L1 जो कि हमारा पहला सूर्य मिशन था, इसको PSLV C57 से लॉन्च किया था। और एक्सपोसेट, ये जो सैटेलाइट है, इसे PSLV C58 से लॉन्च किया था। देखो, एक स्टूडेंट ने बताया भी था कि बिहार SI के एग्जाम में यही प्रश्न आया था कि PSLV C58 से कौन सा रॉकेट सैटेलाइट लॉन्च किया था। तो इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि रेगुलर रहा करो, और जो आपको बताया जा रहा है चीज़ों को ध्यान रखा करो, ध्यान से सुनते रहा करो। मैं आपको कई बार चीज़ें रिवाइज करवाता हूँ, क्योंकि एग्जाम में जब प्रश्न आता है और एक भी प्रश्न हमारा छूटता है, और खासतौर पे वो प्रश्न जो हमने पढ़ा हुआ है, तो बड़ा दुख होता है। बाकी एक इनसेट 3DS सैटेलाइट है, उसको GSLV F14 से लॉन्च किया था। इसरो की एक बार बात कर लेते हैं। तो हमने कहा इसकी स्थापना कब होती है? 15 अगस्त 1969 में। फुल फॉर्म होती है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर बेंगलुरु में मिलेगा, और इसके अध्यक्ष हैं S सोमनाथ। और इसका मोटो क्या होता है? और इसका मोटो होता है स्पेस टेक्नोलॉजी इज इन सर्विस ऑफ ह्यूमन काइंड। तो ये सब बातें ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में भारत छोड़ो आंदोलन दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 8 अगस्त को। तो हर साल 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन दिवस, या इसे आप अगस्त क्रांति दिवस बोल दो, या क्विट इंडिया मूवमेंट डे बोल दो, इसके रूप में मनाते हैं। अच्छा, 8 अगस्त को ही क्यों? क्योंकि आपको पता है भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत या 8 अगस्त 1942 को ही हुई थी, और इस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी जी ने किया था। महात्मा गांधी जी ने 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के बॉम्बे अधिवेशन में इसकी शुरुआत की थी। भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, और इसका प्राथमिक उद्देश्य यही था ब्रिटिश उपनिवेशक शासन से तत्काल और पूर्व स्वतंत्रता प्राप्त करना। तो सिंपल सा याद रखेंगे एक लाइन में, भारत छोड़ो आंदोलन दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 8 अगस्त को। अच्छा, अब आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा। अभी अगस्त में हमने कौन कौन से डे मनाए हैं, आपको कमेंट बॉक्स में इसमें टाइप करने हैं, ठीक है? बाकी कल मैं आपको सारे डेज रिवाइज कराऊंगा। अभी अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में भारतीय सेना ने कहां पर पर्वत प्रहार अभ्यास का आयोजन किया? तो आंसर होगा लद्दाख में। तो एक्सरसाइज का नाम है पर्वत प्रहार, यानी कि माउंटेन स्ट्राइक एक्सरसाइज बोल सकते हैं अंग्रेजी में। तो एक्सरसाइज का नाम है पर्वत प्रहार, और इसका आयोजन किया अभी भारतीय सेना ने। ये अभ्यास ऊंचे ऊंचाई वाले युद्ध और अभियानों पर केंद्रित है, जिसका आयोजन अभी लद्दाख क्षेत्र में किया गया। अच्छा, इसी तरह से एक वज्र प्रहार एक्सरसाइज मुझे याद आ रहा है। अब आप ही के लिए यह होमवर्क प्रश्न रहेगा कि वज्र प्रहार का आयोजन भारत और किस देश के बीच में होता है। और अगर कल का आपने करंट अफेयर्स का हमारा वीडियो देखा है, तो वहां पे एक एक्सरसाइज का प्रश्न हमने पढ़ा था, उदार शक्ति अभ्यास, जो कि भारत और मलेशिया के बीच में हुआ था, मलेशिया में ही।
तो वहीं पे मैंने आपको 2024 के सारे मिलिट्री एक्सरसाइज जो अभी तक हमने आयोजन किए हैं वो सारे मैंने आपको रिवाइज कराए थे। तो जब कल रिवाइज करा दिए तो आज हम रिवाइज नहीं करेंगे, आज हम अगला प्रश्न देखेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी कल ही मैंने आपको रिवाइज कराया है। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में किस भारतीय महिला पहलवान ने संन्यास की घोषणा कर दी है? तो आंसर होगा विनेश फोगाट ने। अभी कल ही इनके बारे में मैंने आपको प्रश्न बताया था कि अभी पेरिस ओलंपिक 2024 में वो फाइनल में पहुंच गई थी, पर उनकी कैटेगरी 50 किलोग्राम वाली थी और उनका वजन 50 किलोग्राम से थोड़ा ज़्यादा था, थोड़ा भी कितना, मात्र 100 ग्राम ज़्यादा, और उस कारण से ओलंपिक एसोसिएशन ने उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया था, डिस्क्वालीफाई कर दिया था और फिर उन्हें सिल्वर मेडल देने से भी मना कर दिया गया। अच्छा याद रखना, ओलंपिक के फाइनल तक पहुंचने वाली वो अभी तक की पहली भारतीय महिला रेसलर हैं। कौन? विनेश फोगाट। और यहां तक पहुंचने के लिए अभी उन्होंने सेमीफाइनल में क्यूबा की पहलवान गुजमान लोपिजी को हराया, क्वार्टर फाइनल में यूक्रेन की ओस्काना लिवाच को हराया और प्री क्वार्टर में वर्ल्ड चैंपियन जापान की यूई सुसासी को हराया और फाइनल में वो अमेरिका की पहलवान से लड़ने वाली थी, लेकिन बिना लड़े वो हार गई क्योंकि उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। डिटेल में मैंने आपको कल के वीडियो में बता दिया था वैसे। और विनेश फोगाट का ये तीसरा ओलंपिक था, क्योंकि इससे पहले 2016 के जो रियो ओलंपिक थे उसमें चोट के कारण वो बाहर हो गई थी। फिर 2020 टोक्यो ओलंपिक में क्वार्टर फाइनल में वो हार गई थी। 2024 के पेरिस ओलंपिक में वो कोई भी मुकाबला नहीं हारी थी, लेकिन फाइनल में जाके वो किस्मत से हार गई और उसके बाद अभी उन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है। वैसे विनेश फोगाट के बारे में आपको बता दूं, पहली बार 50 किलोग्राम कैटेगरी में वो खेल रही थी, वरना 53 किलोग्राम कैटेगरी में वो खेलती थी। अच्छा, इस साल कई भारतीय प्लेयर रिटायरमेंट की घोषणा की है, जैसे कि 2 क्रिकेटर है, दिनेश कार्तिक और केदार जाधव, और एक टेनिस प्लेयर है रोहन बोपन्ना, उन्होंने भी संन्यास की घोषणा कर दी। एक हमारे हॉकी प्लेयर है PR श्रीजेश, उन्होंने भी अभी संन्यास की घोषणा कर दी। और वैसे T20 फॉर्मेट में 3 प्लेयर ने अभी संन्यास की घोषणा कर दी थी, विराट कोहली, रोहित शर्मा और रविंद्र जडेजा। तो ये सारे पॉइंट्स ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे बुद्धदेव भट्टाचार्य का निधन हो गया? तो आंसर होगा पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री रहे बुद्धदेव भट्टाचार्य का भी 80 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वे 2000 से लेके 2011 तक पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री रहे थे और बुद्धदेव को पश्चिम बंगाल की औद्योगिक क्रांति के लिए जाना जाता है, क्योंकि इनके CM बनने के बाद पश्चिम बंगाल के अर्थव्यवस्था में काफी सुधार आया था। 2022 में उन्हें पद्म भूषण देने की भी घोषणा की गई थी, पर उन्होंने लेने से मना कर दिया था, तो उस कारण से वो फिर से न्यूज में रहे थे, लेकिन अभी इनका निधन हो गया। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट नाम बताऊंगा जिनके हाल ही में 2024 में ही निधन हुए हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट नाम मैं लेकर के आ रहा हूँ आपके सामने, तो बिल्कुल ध्यान से सुनना। एक अभी लेटेस्ट हमने पढ़ा था यामिनी कृष्णमूर्ति का, इनका संबंध भारतनाट्यम और कुचिपुड़ी से है। शास्त्रीय नृत्यिका थी, क्लासिकल डांसर थी ये। भारतनाट्यम तमिलनाडु का है और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। बाकी अभी अंशुमान गायकवाड़ का निधन हो गया, इनका संबंध क्रिकेट से था। पंडित राजीव तारानाथ की बात करेंगे, सरोद वादक थे, निधन हो गया। कमला बेलीवाल की बात करेंगे, राजस्थान की पहली महिला मंत्री थी ये। सुशील मोदी बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री थे, निधन हो गया। सलाम बिन रज्जाक की बात करेंगे, प्रसिद्ध उर्दू लेखक थे। पीटर हिग्स ब्रिटिश भौतिकी वैज्ञानिक थे, फिजिसिस्ट थे, निधन हो गया। पॉल अलेक्जेंडर ये अमेरिकी लेखक थे और इनके बारे में आपने जरूर सुना होगा। वैसे तो ये प्रश्न जब मैंने आपको करवाया था इनके बारे में डिटेल में बताया था। आप कह सकते हो हम सभी लोगों के लिए एक बहुत बड़े मोटिवेटर हैं ये, जो आप मोटिवेशन मांगते रहते हो ना डेली। और आजकल ये ट्रेंड चल गया है, हर यूट्यूब चैनल में स्टार्टिंग में मोटिवेशन की 4 लाइनें बताई जाती है। वो 4 लाइनें मत देखो, इनका फोटो लगा लो, इनकी वीडियो रख लो अपने पास में। द मैन इन द आयरन लंग के नाम से ये फेमस थे, आपने जरूर देखा होगा या सुना होगा इनके बारे में। यूट्यूब पे देखना इनका नाम डाल के। मशीन के अंदर इनका बचपन से ही पूरा शरीर था, केवल गर्दन बाहर निकली हुई थी। इनके बारे में सुनना, इनके बारे में पढ़ना, फिर वो मोटिवेशन की 4 लाइन की डेली सुबह आपको डोज की जरूरत नहीं पड़ेगी।
बाकी गजल गायक पंकज उदास का निधन हो गया। देश के सबसे बुजुर्ग टेस्ट क्रिकेटर दत्ताजी राव गायकवाड़ के निधन हो गया। भारत की पहली ओरल गर्भ निरोधक गोली सहीली है, उसकी खोज करने वाले डॉक्टर नित्या आनंद का निधन हो गया, ये भी इंपॉर्टेंट नाम है। शास्त्रीय गायिका प्रभा अत्रे का निधन हो गया, किराना घराने से संबंधित थी। एक मुनव्वर राणा का नाम भी आपने पढ़ा होगा, मशहूर उर्दू गायक थे, इनका भी निधन हो गया। तो ये सारे नाम जो मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ ये 2024 से, वैसे तो निधन तो बहुत सारे लोगों का हुआ है लेकिन उनमें ये बिल्कुल सेलेक्टेड है और इम्पॉर्टेंट है, तो कम से कम इनको तो आप ध्यान में रखना। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में बांग्लादेश में किसे अंतरिम सरकार का प्रमुख नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा मोहम्मद यूनुस को। तो अभी बांग्लादेश के प्रेसिडेंट मोहम्मद शहाबुद्दीन ने नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस को अंतरिम सरकार का प्रमुख नियुक्त किया है। अभी तक बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री थे आप जानते हो, शेख हसीना, अभी आरक्षण के कारण जो वहाँ पे दंगे हुए उसके बाद उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और अपनी जान बचाने के लिए वो वहाँ से चली आई, बांग्लादेश से बाहर निकल गई। और उसके बाद की हालत तो आपको पता ही है, उनकी पार्टी के कई नेताओं को मार दिया गया, बहुत बुरे हालत हो रहे हैं। बाकी मोहम्मद यूनुस की बात करें तो उन्हें 2006 में ग्रामीण बैंक के माध्यम से गरीबी विरोधी अभियान के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अच्छा, मोहम्मद सलीम, ये नाम आपने पढ़ा है क्या कहीं? अभी वर्ल्ड प्रेस फोटो 2024 का खिताब उन्होंने जीता था। फिलिस्तीन के फोटोग्राफर हैं ये। बांग्लादेश की बात करें तो ये रहा मैप में बांग्लादेश, कैपिटल ढाका होती है, बिम्स्टेक का मुख्यालय यहीं पर है। और अभी आपको याद होगा पहला बिम्स्टेक बिजनेस समिट का आयोजन ये भारत में हुआ था, नई दिल्ली में पढ़ा था हम लोगों ने। बांग्लादेश की करेंसी टका है, प्रेसिडेंट मोहम्मद शहाबुद्दीन है। तो गाइज ये थी आज की आपकी करंट अफेयर्स की क्लास। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आज का सेशन आपको कैसा लगा। अच्छा लगा तो एक बार फिर से याद दिला रहा हूँ, वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में यार एक बार शेयर ज़रूर कर देना। बाकी चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का मैं आपको क्विक रिवीजन करा दूँ, फिर हम सेशन एंड करते हैं। तो यहाँ पे हम 8 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन कर रहे हैं, ध्यान से सुनना। अभी भारत और किस देश के बीच उदार शक्ति एक्सरसाइज हुआ था? भारत और मलेशिया के बीच। फिर पूछा, आपदा जोखिम के लिए एसबीआई जनरल इंश्योरेंस से समझौता करने वाला देश का पहला राज्य बना नागालैंड। फिर पूछा, रिम्पैक 2024 में किस जहाज ने नौसेना गनफायर सहायता प्रतियोगिता या रोडियो ट्रॉफी जीती? आईएनएस शिवालिक। और किस भारतीय को साउथ अफ्रीका 20 लीग का एम्बेसडर बनाया था? दिनेश कार्तिक। फिर बताओ, सभी फसलों को एमएसपी के दायरे में लाने की घोषणा भी की थी हरियाणा ने। और पहले बिम्स्टेक बिजनेस शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया? भारत में भी नई दिल्ली में। फिर पूछा, किस बैंक ने किसानों को सशक्त बनाने के लिए किसान का सम्मान कार्यक्रम शुरू किया? जम्मू कश्मीर बैंक। फिर पूछा, भारत सरकार ने किस राज्य को जीवन दान पुरस्कार से सम्मानित किया? आंध्र प्रदेश। फिर पूछा, राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस मनाया गया 7 अगस्त को। और आखिरी प्रश्न पूछा, पेरिस ओलंपिक 2024 में किस भारतीय पहलवान को अयोग्य घोषित किया गया था? विनेश फोगाट, जिन्होंने भी संन्यास की घोषणा कर दी है। चलो अभी कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था वुमेन प्रीमियर लीग 2024 का खिताब किसने जीता? तो आंसर होगा आरसीबी ने। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।